हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपको मैथ्स के पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट बताने वाले हैं। देखिए, इम्पॉर्टेंट सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि आपको ये तैयारी करके जानी है। मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन आउट नहीं होता है, जिसको हम ये कह दें कि बिल्कुल एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आएगा। भाई न्यूमेरिकल्स बदल जाते हैं, उसके जो नंबर्स होते हैं वो बदल जाते हैं, तो आपको समझ के जाना है अच्छे से। तो मैं कुछ टॉपिक्स ऐसे बता रही हूँ जो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने हैं, ठीक है। अगर हम अपने चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं, यानी कि रियल नंबर, तो रियल नंबर में 3 ऐसे टॉपिक हैं जो पिछले 5 साल के पेपर में ये बार बार रिपीट हुए हैं और इन्हीं पे सवाल बने हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि एलसीएम, आपको कोई भी 2 नंबर है उनका एलसीएम गिवन है तो उसका एचसीएफ बताइए। तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है, P इंटू क्यू इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बहुत पूछा जा रहा है, प्रूव दैट, प्रूव करिए कोई भी हमारे पास इरेशनल नंबर है, आपको उसको प्रूव करना है कि वो इरेशनल है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। देखिए, हम इस वीडियो में सोल्यूशन नहीं कराएंगे क्योंकि वो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, सो इस वजह से अभी मैं आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन समझा रही हूँ, आप उसको पढ़ लीजिएगा कहीं से, ठीक है। तीसरा इसमें यह है कि आपको बिल्कुल अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, क्योंकि इस पे एक एक नंबर एमसीक्यूज के जो सवाल है वो इन पे बनते हैं कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि इनमें से कौन सा नंबर रेशनल है या इसमें से कौन सा नंबर इरेशनल है या को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। अगर हम अपने एक्सरसाइज की बात करें तो आपकी जो न्यू एडिशन की एनसीईआरटी है उसके हिसाब से जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 करके जाना है, यानी कि प्राइम फैक्टर्स पूछे गए हैं। ये मैं आपको पुराने 5 साल के बेसिस पे बता रही हूँ, ये जो क्वेश्चन बता रही हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन गिवन दैट एचसीएफ, हमें 2 नंबर का एचसीएफ दिया है तो एलसीएम, तो वो उसी जो मैंने अभी ये वाला पैटर्न बताया था, ये जो आपका फॉर्मूला है इस बेसिस पे होगा, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन बहुत आया है कि एक्सप्लेन वाई, हमें ये 2 नंबर दिए हैं, आप ये से एक्सप्लेन करिए कि ये नंबर कंपोजिट है, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है, क्यों है कंपोजिट। तो ये भी बहुत पूछा गया है सवाल। और अगर हम बात करें अपने एक्सरसाइज 1.2 की, तो एक्सरसाइज 1.2 में आपको प्रूव करना है भाई ये √5 इरेशनल है या 3 + 2 √5 इरेशनल है, तो आपको ये चीज़ इसमें प्रूव करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने पॉलिनोमियल की। जब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की तो इसमें सिर्फ एक्सरसाइज 2.2 ही इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिनोमियल में हमें क्या बताया गया है, पॉलिनोमियल जो चैप्टर है इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी इंपॉर्टेंट है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सब जानते हैं कि ये इस फॉर्मेट में होती है, ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके हमें क्या फाइंड करने होते हैं, जीरोज या रूट्स फाइंड करने होते हैं, ठीक है। इसके जीरोस को हम अल्फा बीटा भी कह देते हैं। देखिए, एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस फाइंड करने हैं, ठीक है। तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा सकते हैं या जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उससे भी फाइंड कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है, फॉर्म करनी है, किससे जीरोस दे रखे होंगे। तो ये रिलेशन होता है। देखिए, जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए आएगा तो ये लगाते हैं, ठीक है, x² - ब्रैकेट में अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा, और ये अल्फा बीटा क्या है, ये जीरोज होते हैं, यानी कि रूट्स होते हैं इस इक्वेशन के। तो आपको 2 रूट्स दे रखे होंगे, बस आपको ये पुट करना है और जो दोनों रूट्स आए हैं उनको यहाँ पे प्लस कर दीजिए और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर रिलेशन पूछा जाए जीरोस का और कोफिशिएंट का रिलेशन, तो ये होता है सम ऑफ रूट्स, यानी कि अगर अल्फा और बीटा को प्लस करें तो जो इक्वेशन का b होता है -b/a इसके बराबर होता है, यानी कि आप डायरेक्ट भी सम निकाल सकते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। c क्या है, कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट टर्म है, a आपका x² का कोफिशिएंट होता है। तो अगर हम बात करें अपने बुक से, तो बुक की आपको 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 1 का कोई भी 1-2 पार्ट समझ के चले जाइए अच्छे से। एंड ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, फाइंड द जीरोज, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिए हैं तो आपको पहले इसके जीरोज फाइंड करने हैं। तो जीरोज आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लीजिए, जिसे हम P इंटू क्यू मेथड भी कहते हैं, ठीक है। और फिर उसका जो उसके जीरोज निकल के आएंगे उसको वेरीफाई भी करिए। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, जो आपके अल्फा + बीटा आया है तो ये तरीका होता है वेरीफाई का, यानी कि दोनों रूट्स को प्लस करके देखिए वो बराबर आ रहा है -b/, ये -b और a कहाँ से मिलेगा, ये आपको जो आपकी इक्वेशन है उससे देखिए क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं या नहीं, तो ये चेक कर लेते हैं हम, ठीक है।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है इस केस में, ईच विद अ गिवन नंबर एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे 2 नंबर दिए हैं, देखिए ये पहला ये दूसरा, तो ये सम ऑफ जीरोज मतलब ये अल्फा प्लस बीटा, ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है 1/4, और ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यानी कि ये सम ऑफ जीरोज दिया है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब आपको क्या करना है, ये अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट करना है। मतलब अगर ये वाली है, जैसे सपोज मैं इसे ले लेती हूँ 1/1, ठीक है, तो आपको क्या करना है 1/1, तो ये ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा है, तो यहाँ पे इक्वेशन में ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ पे सिर्फ 1 डाल देंगे, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी x² - 1x प्लस, और देखो अल्फा इंटू बीटा की जगह भी 1 है तो 1 बन जाएगा। मतलब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। यहाँ पे a प्लस बी और a प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है आपको इस तरह की, यानी कि ये यहाँ से ये बनाना है आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको अच्छे से करके जाना है। अगर हम बात करें अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमें लीनियर इक्वेशन पता होना चाहिए। भाई लीनियर इक्वेशन हमारी किस फॉर्म में होती है, आपको पता है कि ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है। लेकिन क्योंकि यहाँ पेयर है, पेयर का मतलब क्या होता है भाई, 2 लोग, 2 है ना, जोड़ा जिसे हम कहते हैं। तो एक और होगी ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये x और y तो इसके वेरिएबल हैं, ये कोफिशिएंट हो, तो इसे नाम दे दीजिए, क्योंकि पहली इक्वेशन है a1 b1 c1, ऐसे इसे a2 b2 c2। तो इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सबसे ज़रूरी ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो ये इक्वेशन मतलब 2 इक्वेशन दिए हैं, 2 पेयर दिए हैं, वो किस तरीके के हैं। तो हमारी ये टेबल है, ठीक है। ये सवाल बनता है कि आपको इक्वेशन दे दी जाएगी और इक्वेशन से आपको ये बतानी है कि वो दोनों जो लाइंस हैं, यानी कि जो आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और उसके सॉल्यूशन कैसे बनेंगे, मतलब कैसी लाइंस हैं और उसके सॉल्यूशन कैसे बनेंगे। तो हम ये बात जानते हैं कि जो इसके जो कोफिशिएंट होते हैं अल्फा यानी कि a1/a2, a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर नहीं है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, इस केस में जो दोनों लाइंस है यानी कि पेयर है ना, एक लाइन, भाई पेयर का मतलब 2 लाइंस होंगी तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ऐसे करके, है ना। अगर हमारे पास 2 पेन है तो यानी कि हम कैसे बता सकते हैं कि जो 2 लाइंस है वो एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं, एक पॉइंट पे काटती हैं। जब ये एक पॉइंट पे, देखिए 2 लाइंस जितने पॉइंट पे एक दूसरे को टच करती हैं उतने सोल्यूशन बनते हैं, जब वो एक पॉइंट पे काटेगी तो एग्जैक्ट 1 सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है, इसका मतलब है सब बराबर है। ये तो इसका मतलब ये है कि जो लाइन है भाई, ये जो 2 लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड, देखिए ये 2 है, 2 पेन दिख रहे हैं आपको, अगर मैं एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर दूं, अब आपको सिर्फ एक ब्लैक पेन दिखेगा इसे, है ना। तो मतलब ये है कि ये लाइन यानी कि लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या है, बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है। कोइंसाइड का मतलब ये होता है कि ये वाला पेन इस पेन को हर तरफ से टच कर रहा है ना, तो इसका मतलब है कि इसमें इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे, बहुत ज़्यादा सोल्यूशन होंगे, ठीक है। और लेकिन अगर ये वाली कंडीशन आ जाती है a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन डज नॉट इक्वल टू c1/c2, इस केस में क्या होता है, पैरेलल लाइंस होती हैं और पैरेलल लाइंस तो कभी मिलती ही नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि इस केस में कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा। सोल्यूशन जब बनता है जब ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, टच ही नहीं कर रहे हैं तो नो सोल्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जो है देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 2 मेथड होते हैं हमें इसको सॉल्व करने के लिए, यानी कि x और y की वेरिएबल फाइंड करने के लिए 2 मेथड होते हैं, एलिमिनेशन मेथड और एक सब्स्टिट्यूशन। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं या दोनों कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने यहाँ एलिमिनेशन मेथड लिख दिया है, ठीक है। देखिए ये 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, ठीक है। ये सॉल्व करने के लिए ये 6 नंबर में आए हर साल। ये वाला भी 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन। आप इसको अगर अच्छे से कर लेंगे तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार भी, ठीक है। क्योंकि 5 साल के पेपर उठा के देखिए आप, ये वाले सवाल बने हैं हर साल, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से करके जाना है हमें, इसको नहीं छोड़ के जाना है, ठीक है। इसके अलावा इसके यानी कि ये जो 3 क्वेश्चन है, इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, वो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं भाई, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं। तो आपको यहाँ से इक्वेशन बनानी होती है, फिर सॉल्व करना होता है। जैसे ये हमारा ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है
नेक्स्ट ये वाला जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन बिकम, फ्रैक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दे दें या फ्रैक्शन दे दें, ये क्वेश्चन बहुत आया है, ठीक है। फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये क्वेश्चन आप करके जाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। अगर आप इतना भी करके चले जाएंगे तो आप अच्छे से करके आ सकते हैं। ऐसी एक्सरसाइज 3.3 में भी वही फ्रैक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो मतलब ये वाला क्वेश्चन करके जाना है। और एक क्वेश्चन ये जो होता है ना एज वाला, कि जो है 5 साल पहले अगर नूरी इतनी थी तो सोनू इतना हो गया, मतलब जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं इनके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि ये एज वाले। अब ये जो एज वाले जो क्वेश्चन है ये आपको लीनियर इक्वेशन में भी आ सकते हैं, क्वाड्रेटिक, और अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो ये 6 नंबर में बन के आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करके जाना है। देखिए ऐसे ही वाला है एक क्वेश्चन नीचे, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, मतलब यहाँ पे भी रिवर्स हो जाते हैं ऑर्डर। ये वाला क्वेश्चन एक बहुत आता है कि उसके जो ऑर्डर है उसको रिवर्स कर दिया गया है। तो आप इसको, मतलब ये क्वेश्चन मेरे बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाए अच्छे से, इन पे मेहनत करके जाइएगा, ठीक है। इनसे सवाल बन जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सब जानते हैं भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री होती है 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या होता है, सबसे पहला आप इसमें देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत मेथड है, लेकिन हमारा जो सिलेबस है उसमें सिर्फ एक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, मतलब P/Q वाला मेथड है, और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला कर लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है कि आप हर तरह की इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, रूट की कैसी भी इक्वेशन आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ax² + bx + c। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये भाई x की वैल्यू निकाली जाती है ना, तो x = -b ± √d/2a। देखिए भाई ये जो फॉर्मूले हैं ये आप ही की बुक से लिए हैं मैंने। आपको क्या करना है सिर्फ कि अपनी बुक के जो पीछे लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में जो समरी होती है ना वो देखनी है। हर चीज़ यहाँ पे दी हुई होती है। आप इस समरी को पढ़ के चले जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा इस चैप्टर में इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये करके जाना है आपको, है ना। तो फॉर्मूले से घबराना नहीं है। देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और जो हम डिस्क्रिमिनेंट कराते हैं, है ना, वो भी आपको कैसे पता चलता है। देखिए ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, यहाँ से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी जो भी इक्वेशन है उसके जो रूट्स निकलते हैं उनका नेचर क्या है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट = 0 है तो रियल एंड इक्वल हो जाता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो उस केस में इमेजिनरी या रियल रूट नहीं होते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू > 0 है तो उस केस में रियल और अनइक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ के जाना है। अच्छा, इसमें जो सवाल बनते हैं बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ। तो इसके जो सवाल हैं, तो अगर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में आएंगे तो वही आएंगे एज वाले। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, रोहन की माँ, मतलब जो एज वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। और एक ये ट्रेन वाला क्वेश्चन बहुत आता है, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, तो इसको करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपनी 4 पॉइंट, देखिए पढ़ना तो अच्छा खासा है, आपको पढ़ के जाएंगे। बस मैं आपको बस ये बता सकती हूँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हुज स्क्वायर इज 365, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, ये भी आ गए हैं पेपर में पुराने साल के, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। मकसद सिर्फ ये है कि आपको ये छोड़ के नहीं जाने हैं ये पेपर, ठीक है। नेक्स्ट जैसे 4.3 है, 4.3 में हमें क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाएगी, वही पूछेंगे कि इसके जो रूट्स हैं उनका नेचर बताइए, रियल है, इक्वल है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1-2 पार्ट देख के चले जाइए। ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे k की वैल्यू हमने आपको बताई थी पहले भी, k की वैल्यू कैसे फाइंड होती है, तो मतलब ये आपको नेचर दे देंगे पहले ही। देखिए नेचर दे दिया, इक्वल रूट है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट = 0। अब डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगा के आप इस k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं जाने हैं, इनको बहुत अच्छे से करके जाना है। आज का टाइम है, कल का टाइम है आपके पास, तो आप कर सकते हैं भाई, ठीक है। अच्छे नंबर आप गेन कर सकते हैं, तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एपी की, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको पता होना चाहिए एपी क्या होती है। तो एपी सिंपल क्या होती है भाई, कोई भी सीरीज हो सकती है, ये नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती हैं जिसकी आगे वाली टर्म में से आगे वाली, मतलब जस्ट आगे वाली टर्म में से जस्ट पीछे वाली, यानी कि सक्सेसिव जो टर्म है उसमें से जस्ट उसकी प्रेडिसिव टर्म को माइनस करें तो जो डिफरेंस आएगा वो सब जगह से सेम होना चाहिए। अब देखिए 2 में से 1 गया 1 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा, मतलब हर जगह से सेम होना चाहिए,
ठीक है। ऐसे यहाँ देखिए, अगर कोई इसकी पहचान ही है तो पहला क्वेश्चन तो यही आ जाएगा आपके पास कि आप इसमें से मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज एपी, इनमें से कौन सी सीरीज एपी है, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एपी के लिए आपको बस क्या है, कॉमन डिफरेंस देखना है। मतलब देखिए 70 में से 100 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -30। ऐसी 40 में से 70 को माइनस करेंगे -30, 10 में से 40 को माइनस करेंगे -30। तो पहली तो टर्म हमें यही पता होना चाहिए भाई एपी क्या होती है। जब आपको एपी, तो इसमें आपको एपी क्या होती है, या अगर आपको मान लीजिए उन्होंने क्वेश्चन में एपी दे दी तो ये पूछ सकते हैं आगे की 2 टर्म लिखिए, या एपी की फर्स्ट टर्म दे देंगे, कॉमन डिफरेंस दे देंगे, एपी बनाने के लिए आना चाहिए आपको। तो ये सारी चीज़ बेसिक्स हैं बहुत ज़्यादा, इसको करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल इसके जो बन जाते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। तो ये जो नंबर है ना, कितने 2 डिजिट नंबर या कितने 3 डिजिट नंबर 3 से डिविजिबल, कोई भी टेबल आ सकता है यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7। तो ये भी जो है ना ये एपी का ही सवाल बनता है। ठीक है, एंड इसमें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखिए भाई ये जो क्वेश्चन मैंने टिक लगाए हैं ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और मॉडल पेपर में दिए हैं। जैसे एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, लास्ट टर्म इज 106, तो फाइंड द 29th टर्म। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। या हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 40 to 50, 10 से 250 के बीच में कितने मल्टीपल होते हैं 4 के, मतलब 4 की, ऐसे नंबर जो 4 की टेबल में आए तो ऐसे कितने नंबर होते हैं। तो ये सब एपी के सवाल है। इसमें सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं एपी की। अगर हम बात करें तो इसमें 2 फॉर्मूले होते हैं। देखिए एपी की फर्स्ट टर्म को ए लिखते हैं हम, एपी की सेकंड टर्म को a+d, ऐसी a+2d, a+3d, a+4d। तो ये आपको पढ़ के जाना है एपी अच्छे से। तो ए को हम फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। एन जो होता है वो बताता है किसी भी एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। और जो ये ए एन है ना, ए एन बताता है उसका फेस कैसा है, मतलब यहाँ पे कौन सी टर्म बैठी हुई है। ठीक है, ए एन। अब इसमें सिर्फ हमारे पास यही 2 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है ए एन इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी, मतलब ए पी की कोई भी टर्म आप यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर हमारे पास सम का होता है, इसमें हम बताएंगे सम ऑफ n टर्म्स क्या होती है। तो n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो ये 2 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे एपी में सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं, बस आपको इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए तो आप इसे कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए इसके बाद वैसे तो आपका इसके बाद हाँ ट्राइंगल चैप्टर है, ट्राइंगल चैप्टर भी पढ़ के चले जाइएगा। ट्राइंगल में इतना कोई ख़ास नहीं है। तो ट्राइंगल में पूछा क्या जाता है, सबसे पहले तो आपको सिमिलर ट्राइंगल्स पता होना चाहिए। 2 ट्राइंगल कब सिमिलर होते हैं, तो ये चीज़ पढ़ के जाइए। 2 ट्राइंगल भाई कब सिमिलर है, तो ये जो बॉक्स बना दिया ना हमने, ये कब कहते हैं 2 ट्राइंगल को सिमिलर। 2 ट्राइंगल सिमिलर जब होते हैं देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, अगर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में। इसका मतलब अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इस तरीके से हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ 2 ट्राइंगल बनाए, ठीक है, ये हमने 2 ट्राइंगल बनाया ABC, और एक ये ट्राइंगल बना दिया हमने PQR। अब मैं ये कहूँगी कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, ये सिमिलर पूछ रहे हैं। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, सिमिलर। सिमिलर के लिए हम ये इस तरीके से एक निशान लगाते हैं। ठीक है, ये सिमिलैरिटी का क्या होता है, साइन होता है। क्या होता है, ये सिमिलैरिटी का साइन होता है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि 2 ट्राइंगल हमारे सिमिलर हैं या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए क्या कह रहे हैं, पहले में क्या बताया है, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है अगर इसका ऊपर वाला ए एंगल, इसका ऊपर वाला ए एंगल इसके ऊपर वाले पी एंगल के बराबर होगा। ठीक है, और ये वाला जो कोने वाला मतलब उल्टे हाथ वाला एंगल है, तो इसके भी उल्टे हाथ वाले एंगल के बराबर होगा। तो मैं यहाँ 2 लगा देती हूँ, यानी कि ए एंगल पी के बराबर, बी एंगल क्यू के, और ये सी एंगल किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आर के। तो एंगल ए बराबर है एंगल पी, इसे कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। ठीक है, एंगल बी बराबर होगा इसके एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर होगा इसके एंगल आर के। तो ये पहचान है हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स की। ठीक है, और दूसरी बात क्या कही थी, तो पहले तो ये है दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। ठीक है, इस केस में क्या कह रहे हैं, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन अ सेम रेशियो। इसका मतलब ये होता है कि भाई अगर आपने पहली साइड ली है ए बी, तो ए बी को अगर मैं ए बी को इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी, पी क्यू होगी नहीं, तो ए बी अपॉन पी क्यू करूँ तो वो बराबर होनी चाहिए। ए बी के बाद क्या आएगा, फिर बी सी आएगा, तो बी सी, अब जब इसमें बी सी है तो इसमें क्या आएगा, क्यू आर। तो
तो ये सबका रेशियो बराबर होना चाहिए। अब यहाँ जब ए से बी पे आए, बी से सी, फिर सी से ए पे जाएंगे नहीं, तो सी और इस केस में क्या जाएंगे आर पी, तो ये सब सेम रेशियो में होना चाहिए। मतलब जो इसका आंसर आएगा डिवाइड करके ए बी बाय पी क्यू, यानी कि इनका रेशियो इसके बराबर, ये मतलब तीनों बराबर होने चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। ठीक है, क्या कहेंगे हम, दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। ठीक है, सिमिलर जैसे आप ये देख सकते हैं, देखिए ये भी ताजमहल की पिक्चर है, ये भी ताजमहल की पिक्चर है, ये भी ताजमहल, तो ये क्या है, ये सिमिलर कह सकते हैं हम इनको। क्या, सिमिलर। सिमिलर का मतलब ये नहीं है बिल्कुल एक जैसा। देखिए एक आपने पढ़ा होगा कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। जैसे हमारे पास 1 रुपये का कॉइन है, उसी 1 रुपये के कॉइन के ऊपर हम बिल्कुल उसी के जैसे 1 रुपये के कॉइन रखते जाएं, है ना, तो एक जैसा लगेगा। मतलब उसके एंगल, साइड सब सेम होना चाहिए। जो बिल्कुल सेम चीज़ होती है उसको कॉन्ग्रेंट कहते हैं। और सिमिलर में क्या होता है कि जो एंगल्स हैं वो सेम होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। वहाँ पे मतलब साइज का सेम होना मैटर नहीं करता कि जितनी बड़ी पहली वाली फिगर है उतनी बड़ी सेकंड वाली फिगर होनी चाहिए, वो मैटर नहीं करती है उसमें। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए इस केस में। तो पहला तो यही हो गया कि आपको सिमिलैरिटी पता होना चाहिए, है ना। अब जैसे ये वाला, ये बताइए ज़रा इसका, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑल सर्किल्स आर, जितने भी सर्किल हैं, मतलब इस दुनिया में जितने भी हम सर्किल बना सकते हैं, तो सर्किल, अब आप एक जरा कॉन्सेप्ट समझिए जरा। सर्किल बनाते हैं आप, ये एक मैंने सपोज ये मैंने एक सर्किल बना दिया, ठीक है, एक ये हमने सर्किल बना दिया, अब एक ये सर्किल बना दिया। अब सर्किल तो गोल है, ये भी गोल है। अब सर्किल के केस में क्या होगा भाई, यहाँ जो एंगल होगा वो भी 360, यहाँ पे जो एंगल होगा वो भी 360। पूरा सर्किल 360 का होता है, नहीं होता। तो कॉन्ग्रेंट में ना आपको क्या बताया, तो दो ये दो टर्म्स हैं, इनको समझ लीजिए। देखिए कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है डिक्टो सेम, जिसे हम कहते हैं। तो भाई ये तो सेम तो है नहीं, तो सिमिलर होते हैं दो सर्किल। भाई ये भी 360, ये भी 360, तो सिमिलर होंगे। ठीक है, ऐसे क्या कह रहे हैं, ऑल स्क्वायर, इस दुनिया में जितने भी स्क्वायर्स हैं। अब स्क्वायर एक में इतना बड़ा बना सकती हूँ, ठीक है, एक में इतना छोटा बना सकती हूँ। कहीं कॉन्ग्रेंट है बिल्कुल डिक्टो सेम है, नहीं ना, साइज तो अलग अलग है, लेकिन ये सिमिलर है। सिमिलर कैसे, क्योंकि सारे ही स्क्वायर 90 डिग्री होते हैं, नहीं, जो भी स्क्वायर है, तो ये भी 90, तो ये वाला एंगल इसके बराबर 90 है, तो सारी बराबर। और इनकी जो भी साइड्स होंगी वो क्या होंगी, सेम रेशियो में होंगी। सेम रेशियो कैसे, मान लीजिए स्क्वायर की तो चारों साइड बराबर होती है ना, तो रेशियो भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो आपको ये चीज़ें पढ़ के जानी है। ऐसे ही ऑल डैश ट्राइंगल आर सिमिलर, कौन से ऐसे ट्राइंगल होते हैं वो सिमिलर होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल या इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल, सिमिलर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ही तो सिमिलर होंगे। क्यों होंगे सिमिलर इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसलिए होंगे क्योंकि देखिए ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके तीनों साइड बराबर बनाई है मैंने। ठीक है, सपोज ये ऐसे, ये ऐसे, ये भी ऐसे, और एक ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसको मैंने ए मान लिया। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो एक ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करते हैं, आपको पता है क्या आता है, 180 एंगल सम प्रॉपर्टी होती है वो। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही आएगा भाई। तो इक्विलेटरल का मतलब है सारे एंगल बराबर है, मतलब अगर ये 60, ये भी 60, ये भी 60, ऐसे यहाँ पे 60, तो भाई जाहिर सी बात है जब एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है और एंगल्स का जो रेशियो होगा वो भी बराबर, तो आपको ये चीज़ें करके जानी है, समझ के जानी है। ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स में इतना है इसमें। बाकी इसमें एक बीपीटी थ्योरम होती है ना, जिसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो ये थेल्स थ्योरम या बीपीटी कह लीजिए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपको मैंने ये बात बताई थी, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है, ये हमारे पास क्या है, कोई एक ट्राइंगल है ना, तो हमने इसे नाम दे दिया ABC। ठीक है, अगर कोई भी एक लाइन किसी भी मतलब इस ट्राइंगल के किसी भी साइड के पैरेलल पड़ जाती है, जैसे मान लीजिए BC की एक लाइन मैंने पैरेलल यहाँ पे ऐसे, और मैंने ये कह दिया कि ये लाइन पैरेलल है, इसको नाम दे दीजिए MN नाम दे दीजिए, सपोज MN है ना। मैंने अगर कह दिया, अगर ये लिखा हो वहाँ पे कि ये पैरेलल है, तो ये लाइन क्या करती है पता है, जो ये वाली जो मतलब ये जिसके पैरेलल है उसके अलावा जो दो साइड बचती हैं, देखिए ये वाली लाइन MN इसके पैरेलल है, इसके अलावा दो साइड बची यहाँ पे हमारे पास AB और AC, तो ये जो है ना इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर देती है। मतलब जब A को M, देखिए इसने क्या करा, AB के दो टुकड़े करे, AM और अपॉन MB, तो जितना इसका रेशियो होगा उतना ही इसका रेशियो होगा सेम। ठीक है, तो AN अपॉन NC, ये कंडीशन जब होगी जब ये MN पैरेलल है BC के। अगर MN पैरेलल है BC के तभी ये कंडीशन बनेगी, वरना नहीं बनेगी अदरवाइज। ठीक है, तो ये वाला इस पे एक सवाल बनेगा, तो इसके लिए हमें क्वेश्चन नंबर 2 करके जाना है। मतलब यहाँ पे हमें भाई जाहिर सी बात है आपको 4 है,
आपको 4 यहाँ पे साइड दी हुई हैं, तो 3 क्वेश्चन में गिवन होंगी, एक आपको निकालनी होगी, तो इस पे बेस्ड ये करके जाना है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको अच्छे से समझा सकें, लेकिन बस ये है कि हम इम्पोर्टेंट बता सकते हैं, तो आप उतना करके आइए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है तो ट्राइंगल को करके जाएंगे। देखिए इसमें प्रूव वाले क्वेश्चन भी होते हैं, तो आप पढ़ने के लिए तो अच्छा खासा है, तो ठीक है, तो पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करी जाए तो इसमें 3 फॉर्मूले हैं सिंपल, ठीक है। आपको भाई बेसिक कोऑर्डिनेट्स की, यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होती है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ों की आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे 3 फॉर्मूले होते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट और सेक्शन फार्मूला। डिस्टेंस क्या कहता है, कोई भी हमारे पास 2 पॉइंट है। अब भाई ये पॉइंट है, जब कोऑर्डिनेट्स की बात करी जाती है ज्योमेट्री में, इस पॉइंट के 2 क्या होते हैं, एक एक्स मतलब एक एक्स का पॉइंट, मतलब एक एक्स की वैल्यू होती है, पहली वैल्यू हमेशा एक्स की होती है, दूसरी वाई की होती है, ठीक है। तो एक्स वाली वैल्यू को हम एब्सिसा कहते हैं, वाई वाली वैल्यू को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। और जब एब्सिसा ऑर्डिनेट को साथ में लिख देते हैं तो कोऑर्डिनेट बन जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये भी तो पॉइंट है, तो ये भी एक्स वाई। अब क्योंकि ये हमारे पास पहला पॉइंट है, तो इसे x1 y1 नाम दे दो, इसे x2 y2 नाम दे दो। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, नहीं, दूरी, लेंथ मतलब इसकी, तो वो लेंथ फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। बहुत सिंपल है, आप इसको कर सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं यार, बहुत मतलब पढ़ाने वाले बहुत है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि हमें ये चीज़ पढ़नी है, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्शन दे रही हूँ, आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, d इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला की क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 7.1, देखिए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट दिए। अब जैसे ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट मतलब ये इसको नाम दे दे, अगर हम a, इसको नाम दे दीजिए b, तो इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए, देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ से हम डिस्टेंस फार्मूला ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस जो एक्सरसाइज में जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ये 7 और 8 क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है हमें कैसे भी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करके जाइएगा, ये क्वेश्चन आने की चांसेस रहते हैं और ये आता भी है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है अच्छे से। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो क्वेश्चन, इसमें जो और है फॉर्मूले, वो है मिड पॉइंट का। अब मिड पॉइंट में आपको समझा देती हूँ। देखिए मिड पॉइंट का मतलब है आपके पास कोई भी एक लाइन है, मतलब है ना, 2 पॉइंट से मिलकर एक लाइन सेगमेंट बन जाती है, उस लाइन सेगमेंट के बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट वो मिड पॉइंट होता है। तो अगर मिड पॉइंट का पूछा जा रहा है, मतलब बीचों वाला पॉइंट पूछा जा रहा है, तो आपसे वाला फॉर्मूला लगाया जाता है, x इज इक्वल टू x1 + x2/2, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू y1 + y2/2। तो ये जो बीच वाला होता है इसे एक्स वाई देते हैं, और ये a b तो आप जानते ही हैं, x1 y1 x2 y2। तो मिड पॉइंट के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब सेक्शन फार्मूला ये होता है। सेक्शन फार्मूला कब लगता है, देखिए सेक्शन फार्मूला जब लगाया जाता है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, जब हमारे पास कोई एक लाइन सेगमेंट है, जैसे ए बी हमें लाइन सेगमेंट दे दी, इसके पॉइंट हमें यहाँ दिए x1 y1 x2 y2। अब इस लाइन को किसी भी एक पॉइंट ने आकर, किसी भी एक पॉइंट ने कहीं पे भी हो सकता है। अब जैसे मान ली मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बना दी, इस पॉइंट ने आके क्या करा, इस लाइन के 2 टुकड़े डिवाइड कर दिया, नहीं इतना हिस्सा अलग हो गया, इतना हिस्सा, मतलब ये अलग हो गया, सेक्शन बना दिए। जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं, सपोज आप 10th क्लास में, तो 10th क्लास के मान लीजिए 2 सेक्शन हो गए, इसकी वजह से क्या हुआ, एक सेक्शन ये हो गया, एक सेक्शन ये हो गया। तो ये जो पॉइंट होगा, इसको तो हम x और y मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स को कह देंगे, ये हो जाएगा x1 y1 और ये वाले हो जाएंगे x2 y2, ठीक है। अब इस पॉइंट ने क्या करा, इस लाइन को डिवाइड कर दिया, तो जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं m1 और इधर वाले को कहते हैं m2। तो यही x और y की वैल्यू या m1 m2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सेक्शन फार्मूला लगाया जाता है। इसका फार्मूला होता है m1 x2 + m2 x1/m1 + m2, ठीक है। ऐसी y के लिए होता है m1 y2 + m2 y1/m1 + m2। तो ये क्वेश्चन करके जाने, इस पे बेस्ड आएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, देखिए ये है आपका, ये सेक्शन फार्मूला कैसे देखेंगे, सेक्शन फार्मूला है भाई, यहाँ देखिए ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने विच डिवाइड द जॉइन ऑफ, मतलब जॉइन मतलब 2 पॉइंट के जॉइन का क्या कहते हैं, मतलब लाइन। यहाँ पे थोड़ा सा क्या कह रहे हैं, वर्ड्स बदल जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन बात वही है। तो जॉइन ऑफ, ये 2 पॉइंट है, इनके जॉइन से एक लाइन बनेगी, इसके जॉइन को
एक पॉइंट है जिसने डिवाइड किया है 2:3 के रेशियो में। मैंने मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, तो इसने इसे इतना हिस्सा 2 कर दिया, इतना इसे 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो ये तो दे रखा है ना आपको x1 y1, तो ये चीज़ें आपको क्लियर करके जानी है अपनी अच्छे से, ठीक है। ऐसे ही इसमें ये वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो पीछे रिपीट हुआ है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्किल, तो ये वाला क्वेश्चन करके जाना है आपको, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन 10 वाला एरिया ऑफ रोम्बस वाला, ये क्वेश्चन करके जाने हैं। समझ में आ रही बात नहीं? ठीक है, यस मैम। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बन करके जाने हैं भाई। देखिए कोई फॉर्मूले को लेके घबराना नहीं है। समरी जब आप खोलते हैं ना अपने चैप्टर की, तो वहाँ पे सारे फॉर्मूले दिए होते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है, आपका ये सेक्शन फार्मूला क्या है, ये सब आपको गिवन होता है। बस आपको पढ़ना है, बस पढ़ने की देरी है आपकी, एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या इंट्रोडक्शन में पूरा अलग एक वीडियो में दे चुकी हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली। उसमें मैं ज़्यादा कंटेंट देना चाह रही थी, लेकिन ड्यू टू लॉन्ग वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, उसकी वजह से मैं आपको उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ा पाई थी। तो उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के अच्छा खासा पढ़ा दिया, तो आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। बाकी मैं ट्रिग्नोमेट्री का एक ऐसा क्वेश्चन जो मैंने देखा है 3-4 साल में हर साल वो क्वेश्चन आया है, उसको देख लीजिए। देखिए अगर हम बात करें, मैं आपको पहले वो क्वेश्चन बता देती हूँ कौन सा क्वेश्चन है। ये tan a + b = √3, tan a - b 1/√3, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्वेश्चन नहीं छोड़ के जाना है, ये क्वेश्चन बदल बदल के दे देंगे। देखिए अगर यहाँ tan है ना, तो आपको देखना है tan की टेबल में √3 कितनी बार है। अगर साइन हो तो साइन की टेबल में देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद कर लो बिल्कुल अच्छे से, है ना। ऐसे यहाँ देखिए, अगर यहाँ 10 है तो ये देखेंगे, अब यहाँ 10 है तो tan a + b = √3, tan की टेबल में √3, tan 60, तो tan से tan गया, तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी a + b = 60। ऐसे यहाँ देखिए यहाँ tan है, तो ये tan की टेबल में देखेंगे 1/√3 कब आता है, 30 बार में आता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a - b = 30। तो ये 2 इक्वेशन हो जाएगी। 2 इक्वेशन को फिर आप जो है ना, इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती है, आप एलिमिनेशन मेथड लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप, ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल है भाई, इसको याद करके जाओ अच्छे से, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल बहुत अच्छे से याद करके जानी है, छोड़ के नहीं जाना है, कैसे भी जितना बता दिया सब करके जाना है, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो प्रीवियस ईयर के पेपर में जो सवाल बने वो देखिए, इस पे ये वाला क्वेश्चन आया था 15, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आएगा, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, पढ़ के जाना है अच्छे से, ठीक है। एक सवाल ही पूछ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल के ऊपर, जैसे साइन और कॉस के एक एंगल ऐसा होता है जो बराबर है। साइन कॉस के टेबल में एक एंगल पे वैल्यू बराबर है, तो कौन सा एंगल है, देखिए भाई 1/√2 1/√2 बराबर है, कोई और वैल्यू बराबर नहीं है, सिर्फ साइन 45 पे बराबर होती हैं। अगर ये इस पे बराबर है तो भाई कोसेक और सेक में भी बराबर होंगी। तो ये वाला क्वेश्चन एक बनेगा, अगर बनेगा तो 1 नंबर में, ठीक है। और मैं बता दूं तो ये पूछ सकते हैं कि भाई ये जो एब्रीविएशन होती है, मतलब साइन की फुल फॉर्म, मतलब साइन आप बोलते हो तो, लेकिन वो साइन कहाँ से लिया गया, पूरा नाम क्या है, तो ऐसा ही है नहीं, कॉस कोसाइन, है ना। अब जैसे हम कॉस, बच्चे क्या करते हैं, कॉस है तो कोसिकेंट पे लगाई आते हैं, तब कि कोसेक होता है, कोसाइन कॉस के लिए तो कोसाइन है ना। तो आपको ये चीज़ क्लियर करके जानी है, पूरा पूरा नाम देख के जाना है इनका अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए ये वाला इस तरीके का क्वेश्चन, आप अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद कर लोगे, कुछ नहीं है सॉल्व करने में, नॉर्मल आपको जो है बस क्या आना चाहिए, मैथ्स आनी चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना, एलसीएम लेना, ये है इसमें बस, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये करके जाना है अच्छे से। नेक्स्ट इस तरीके के सवाल बन जाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको वीडियो में बताए हैं, तो आप ये करके जाइएगा। ये हो गया सवाल एक, ये सवाल हो गया, और 1-2 क्वेश्चन और देख जाइए क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रूफ के क्वेश्चन आ जाते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से प्रूफ करिए आपके दोनों बराबर हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री में। अब बात आती है हमारी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें बताई जाती हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करके बता देती हूँ, यहाँ पे सिंपल सा है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो ये भी कर लोगे आप, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की तो एप्लीकेशन है। यहाँ पे होता है एक एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ
एलिवेशन, और दूसरा होता है यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मैं इसके 2 क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये अच्छे से करके जाना है आपको, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन में देखिए मैं आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन बताती हूँ कि किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें जैसे ये वाला है एग्जाम्पल 1, समझ लीजिए इसको। तो यहाँ पे ये अगर ये वाले क्वेश्चन आएंगे तो भाई ये लैंग्वेज में ही आएंगे, लैंग्वेज से आपको इसका फिगर बनानी होती है। अब जैसे इसे भूल जाइए अभी क्या लिखा है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है आपको। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड। अब ये तो बेसिक सी चीज़ है भाई, टावर है तो टावर अगर मुझे बनाना होगा, टावर अगर हमें बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। एक टावर है तो ये टावर खड़ा हुआ है वर्टिकल, तो आप जानते हैं टावर है तो ऐसे ही खड़ा होगा, लेटा थोड़ी होगा। तो ये हम बस डायग्राम बनाना है जो हमें क्वेश्चन में दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। देखिए क्या कह रहे हैं, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड, एक टावर है जो कि जमीन पे ऐसे वर्टिकली खड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, अब जमीन पे ही एक पॉइंट है, चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, कहीं पे भी। अब जमीन जब ये इसका पैर तो इधर ही कोई पॉइंट होगा, इधर होगा या इधर होगा। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जमीन पे ही ग्राउंड पे ही एक ऐसा पॉइंट है जो टावर के फुट से पैर से 15 मीटर की दूरी पर है। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ये टावर का फुट है पैर, तो इस पैर से टावर की 15 मीटर की दूरी पर है, मतलब ये डिस्टेंस दे दिया नहीं 15 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन में हमें इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। देखिए, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60। ये है इंपॉर्टेंट लाइन, देखिए क्या कह रहे हैं इसमें, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60। जो ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट से टावर के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन पड़ रहा है, इस पॉइंट से टावर के टॉप पे, तो इसे मिला दीजिए। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन का मैं आपको अगर मतलब बताऊं तो यहाँ पे अगर कोई इंसान खड़ा है, अगर हम ऊपर देखें तो हमारी आंख से, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारी आंख से जो एंगल बनेगा जो ऊपर हम देख रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे एंगल बनेगा एक, क्योंकि हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, 60 डिग्री। इस पॉइंट से टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की ये हाइट, टावर तो ये है ना, तो टावर की हाइट फाइंड कर दीजिए, बस ये पूछा है। अब देखिए इसे सॉल्व करने में कुछ नहीं है, जो था वो था डायग्राम बनाना, जो मेन काम है ना वो डायग्राम बनाना है। लैंग्वेज से डायग्राम बना दीजिए आप अच्छे से। अब क्या करना है आपको, सिर्फ इसकी नेमिंग करो पहले, मतलब नाम लिख दीजिए, ये एंगल ABC। अब आपको क्या करना है, सिंपल, देखिए यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए, आपको देखो एक साइड आपको दी है, एक साइड निकालनी है, तो यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम तो तब लगती है जब हमें 2 साइड दी होती है, तीसरी साइड पूछी होती है। यहाँ तो हमें एक साइड दी है और एक एंगल दिया है, जब भी एक एंगल एक साइड दी होती है तो हम पढ़ के आए ना रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब मेरी बात सुनिए, अगर ए एंगल है तो ए एंगल के हिसाब से ये क्या है, इसकी ये क्या है, परपेंडिकुलर है नहीं है, हाइपोटेन्यूज से सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। कैसे देखते हैं, एंगल को ऐसे करके देखते हैं ना, एंगल के सामने देखिए तो ये परपेंडिकुलर है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, बाकी ये बेस होगी नहीं, ये होती है हाइपोटेन्यूज। तो ये बताइए P और B वाला क्या था, P/B क्या था, P/B क्या होता है, कौन सा रेशियो है P/B, tan थीटा होता है, क्या होता है tan थीटा। तो tan थीटा को हम P/B लिख सकते हैं। अब देखिए थीटा मतलब एंगल की वैल्यू दी हुई है, तो tan थीटा 60। अब परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ये तो है हाइट, ये हमें फाइंड करनी है, बेस कितनी है 15, बस आपको यहाँ से हाइट निकल आएगी। अब आप tan 60 की वैल्यू अगर जानते होगे तो पुट कर दोगे, नहीं जानोगे तो पछताओगे, ठीक है। इसलिए कह रही हूँ याद करके जाइएगा सब। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ठीक है, इज इक्वल टू h/15। अब जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे अकेला करेंगे, ये 15 यहाँ पे डिवाइड में, इस h को अकेला करो तो ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो h इज इक्वल टू, ये पहले से रखा है √3/2, ये इधर जाएगा तो ऊपर 15 चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप जान रहे हैं कुछ भी अगर कैंसिल हो सकता है। tan 60 की वैल्यू कहाँ होती है, √3/2, सॉरी tan 60 की वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू सिर्फ √3 होती है, ठीक है, सॉरी tan 60 की वैल्यू क्या होती है, सिर्फ √3, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, ठीक है, सिर्फ √3 है tan 60 की वैल्यू, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। tan 60 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, tan 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है, वो जल्दी में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। तो
हाइट हमारे पास क्या आ गई। अब आपको पता है कि जो हमारा नॉर्मल नंबर होता है वो रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करता, बल्कि उसके साथ आके फोटो खिंचवा लेता है, मतलब साथ में आके खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये मीटर है, तो यहाँ पे भी मीटर आ गया, तो ये बस हमारी हाइट आ गई। देखिए कितना आसान है। तो इस तरीके के हमारे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पे सवाल आते हैं। ये 3 नंबर में, 2 नंबर में, 4 नंबर में सवाल आ जाते हैं, है ना। तो आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाने हैं। तो इसमें जो सवाल जो हमने देखे हैं सबसे ज़्यादा, वो जैसे ये एग्जाम्पल 4 है ना। एग्जाम्पल 4 हो गया आपका, ये जो एग्जाम्पल 4 है आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए एक पेड़ होता है वो टूट जाता है। अगर हम 9.1 पे देखें, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, है ना, तूफान के आने की वजह से पेड़ टूट जाता है। ब्रोकन पार्ट जो है वो ज़मीन पे टच करेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप इसको अच्छे से करके जाएंगे, भाई पढ़ लीजिएगा कहीं से भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, मतलब एक लड़का है जो कि 1.5 मीटर की उसकी मतलब हाइट है, टॉल है वो, तो और वो एक बिल्डिंग से 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन करके जाएंगे कि ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा भी कर लेंगे ना, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमें उस क्वेश्चन के साथ कैसे मतलब उसको आंसर बनाना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 15, ये वो क्वेश्चन है जो भाई एग्जाम में आ चुके हैं। तो इसका मेरा मतलब ये है कि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं तो आपको करके जाने हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो बाकी के तो खुद हो जाएंगे आपसे। ठीक है, तो ये करके जाएंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सर्किल की, तो सर्किल में भी कुछ नहीं है। सर्किल अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सर्किल क्या होता है, टेंजेंट क्या होती है, सीकेंट, रेडियस, डायमीटर, सरकमफ्रेंस, एरिया ऑफ सर्किल, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें तो हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए आपको। और ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसको कर लीजिएगा। हमें ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करनी है, तो सोल्यूशन में इतना नहीं करवा पाऊंगी अभी, तो सिंपल आप बस देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिए, है ना, एंड क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए। इस तरीके के सवाल आ जाते हैं इसमें सर्किल के अंदर। ठीक है, और ये प्रूफ के क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रूफ करिए कि टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर फॉर सर्किल आर पैरेलल। ये मैंने मॉडल पेपर में भी समझाया है, आप मॉडल पेपर में से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ये वो क्वेश्चन है जो पुराने पेपर में आए हुए, मॉडल पेपर में आए हुए, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ नहीं तो इतना तो करके जाइए हर चैप्टर से। ये वाला क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आया है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और समरी पढ़ लिया करिए भाई, समझ में आ जाएंगी चीज़ें। नेक्स्ट हम बात करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्किल। एरिया रिलेटेड टू सर्किल की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ फॉर्मूले देखो। समरी में आओ, समरी में अगर आप देखेंगे ना तो एरिया यहाँ पे 2-3 फॉर्मूले बनते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 πr², एक ये फॉर्मूला होता है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है। तो ये तो मैंने आपको अच्छे से कराया था, तो इसके क्वेश्चन करके जाइए। इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे कि एक सेक्टर है, उसका रेडियस दे देंगे, उसका एंगल दे देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का θ/360 πr²। तो यहाँ पे 2 तरीके से सवाल बनते हैं, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। तो मैंने आपको बताया था अगर आप पूरे सर्किल के एरिया में से माइनर सेक्टर को माइनस करेंगे तो मेजर सेक्टर निकल के आ जाता है। ऐसे ही सेगमेंट का फॉर्मूला, सेगमेंट का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें आपको करके जानी है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के 3-4 पार्ट है, वो कर लीजिए। क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन 11 है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की अगर हम बात करें, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन, ये वाला जो चैप्टर है, ये इसमें से बनेंगे बड़े बड़े नंबर के क्वेश्चन, 6-6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर ये वाला आप चैप्टर करना चाहते हो तो बेटे सबसे पहला आपको क्या करना पड़ेगा, सारे फॉर्मूले, ये चैप्टर बिना फॉर्मूले के नहीं होगा। क्यूब का सरफेस एरिया, वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, सिलेंडर का होना चाहिए, आपको भी याद होना चाहिए। कोन का याद होना चाहिए, स्फीयर का, हेमी स्फीयर का। तो ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले जब याद होंगे तभी तो पुट कर पाएंगे। वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, तो सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें डायग्राम बनाना आना चाहिए। आप इसको फिगर कैसे बनाओगे, उससे आपको क्या फाइंड करना है, उसके आप सोल्यूशन कर लोगे। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन जो आप पुराने पेपर में, देखिए भाई हमने अपने चैनल पे 5 साल के पेपर ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। थोड़ा सा खुद दिमाग लगाया करिए, ठीक है। तो हर चीज़ आपको प्रोवाइड करी गई है, तो देखिए, पढ़ना सीखिए अपने आप से थोड़ा, ठीक है। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। एक्सरसाइज 12.1 में एक ये क्वेश्चन है 2 क्यूब, ये पूछ लेते हैं, 1 नंबर में सवाल आता है इतना सा। तो ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है, ये भाई भारी नंबर लेके आप, भारी नंबर मतलब 6-6 नंबर के सवाल यहाँ से बन जाते हैं अच्छे खासे, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ आपका, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। तो ठीक है, एक्सरसाइज 12.2 में से ये मतलब कोई भी सॉलिड है, या एक क्वेश्चन और बहुत सबसे ज़्यादा आता है, वो ये आता है कि हम कोई भी
कोई भी हमारे पास मेटल बॉल्स हैं उसको हम पिघला के रिकास्ट कर देते हैं। रिकास्ट वाला क्वेश्चन बहुत आता है कि हमारे पास बॉल थी इतनी बड़ी, हमने उसे पिघला ली, उसे छोटी छोटी बॉल्स बना ली। अब बताओ उनका वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम सेम रहेगा ना, तो रेडियस पूछ लेंगे। बड़ी बॉल का रेडियस इतना था तो बताओ छोटी बॉल का रेडियस कितना होगा। तो ये सवाल, ये नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होंगी बताइए, अगर एक का रेडियस इतना है। तो ये सारे सवाल बन जाते हैं। पुराने साल के पेपर खोलिए, उसको बैठिए पढ़िए अच्छे से, तब आप बना पाएंगे उनको, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है। बाकी बात करें स्टैटिक्स की, तो स्टैटिक्स की मैंने अलग से इंडिविजुअल स्टैटिक्स की मीन मोड मीडियन की फुल वीडियो बनाई है। उसमें मैंने एक एक दो क्वेश्चन करके दिखाए हैं। रेंज क्या होती है ना, मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, उसमें मैंने हर चीज़ समझाई। आप वहाँ पे जाके इसको पढ़ के आए स्टैटिक्स को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टैटिक्स नहीं, अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी तो भाई बहुत ही आसान है, आप जानते हैं एक ही फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी में। क्या फॉर्मूला होता है, वो भी प्रोबेबिलिटी का एक ही फॉर्मूला है। किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी है, सिंपल ये लगाओ ये फॉर्मूला, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमारी नॉर्मल लाइफ से रिलेट करती है, यानी कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। किसी भी इवेंट के फेवर में जो आउटकम होते हैं वो ऊपर लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम नीचे लिखते हैं। जैसे मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करके बता देती हूँ, चलिए ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या क्या पढ़ के जाना है, बॉल्स के बारे में पढ़ के जाना है। अगर आपको कार्ड्स की नॉलेज है तो कार्ड्स की नॉलेज आपको पता होना चाहिए। एक डेक जो होता है, मतलब एक पैकेट जो होता है कार्ड का, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं और ये 4 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। 4 52 करेंगे मतलब 13 के 4 सेट होते हैं इसमें, ठीक है। 13 के 4 सेट होते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि भाई पहला जो ये साइन सिंबल तो देखा होगा, इसे स्पेड, ठीक है, स्पेड कहते हैं। हार्ट का इसमें दिया नहीं है, तो एक होता है हमारे पास हार्ट, ऐसे करके रेड कलर का हार्ट बना देते हैं, चलिए हम आपके लिए, ठीक है। तो हार्ट का सिंबल होता है। एक डायमंड हमारा ऐसा सिंबल होता है, ठीक है। तो डायमंड तो मतलब 4 होते हैं यहाँ पे, स्पेड, हार्ट, डायमंड और क्लब। और एक में मतलब एक जो हमारे पास क्या कहेंगे, एक 4, देखिए एक डेक के अंदर, मतलब एक कार्ड के अंदर 4 सूट बोलते हैं इसे, सूट होते हैं, मतलब 13 के 4 सूट हैं। और उसमें क्या होता है भाई, सबसे पहले हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम जिसे कहते हैं ना एस मतलब वही इक्का, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जैक, किंग, क्वीन और किंग। सबसे ऊपर कौन आते हैं, किंग। तो आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए, इन सबकी नॉलेज। और इसमें आपको डाइस के बारे में पता होना चाहिए। डाइस मतलब जिससे हम लूडो खेलते हैं वो पता होना चाहिए। उसमें 6 तक नंबर होते हैं, तो उसमें पूछ लेते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारा आउटकम आएगा वो इवन है या ऑड है। तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, डाइस के बारे में करके दिखाते हैं सपोज, ठीक है। तो अगर मैं आपको डाइस का नंबर, जैसे ये है फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं अ डाइस थ्रो वंस। हमारे पास एक डाई है ना, हमने उसको एक बार फेंका, यानी कि हम लूडो खेल रहे हैं आपके साथ, और जो है हम लूडो खेल रहे हैं और हमने एक बार उस डाई को फेंका। तो ये कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो क्या प्रोबेबिलिटी कि आपको क्या मिलेगा, एक प्राइम नंबर। अब भाई जो हमारा जो डाई होता है उसमें 6 ही तो नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब पहले आप ही छाटो यहाँ से, प्रोबेबिलिटी क्या है। सिर्फ प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की ये होती है, ये याद कर लिए सिंपल। फेवरेबल आउटकम मतलब आपके जो आप फेवर में चाह रहे हो वो आउटकम कितने, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, सिर्फ ये। अब पूछा किसके लिए, प्राइम नंबर के लिए पूछ रहे हैं। तो प्राइम नंबर पहले इसमें देखो कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं। अब 1 को नहीं लेना है आपको, 1 के अलावा, ठीक है। 1 तो हर किसी की टेबल में आ जाता है, मतलब जिसका अगर हम जिसका अगर फैक्टर करते हैं तो अपना ही नंबर मिलता है, 1 मिलता है। तो देखिए 2, ये 2 प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, तो 3 प्राइम नंबर मिल गए हमें। तो इसमें प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछी थी, तो प्राइम नंबर हमें 3 मिल गए, 1 2 3। तो 3 नंबर मिले, उसको फेवरेबल आउटकम में लिखो 3, और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब टोटल कितने हैं, मतलब टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 3 1 3, 3 2 6, तो 1/2 की मतलब आधी प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब हाफ ऑफ चांसेस हैं आपकी कि आपको जो नंबर आएगा वो क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल बन जाते हैं, करके जाना है अच्छे से, छोड़ के हमें कुछ नहीं जाना। बॉयज़ के सवाल आ जाते हैं कि हमें ये बॉल्स दी हुई हैं, ठीक है। अगर इतनी बॉल्स हैं तो मतलब जैसे सपोज मैं करा देती हूँ आपको एक और सवाल, जैसे ये है हमारे पास, और कॉइन के आ जाते हैं, कॉइन्स हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन है, अ बैग कंटेनर रेड बॉल, एक बैग है हमारे पास, उसमें रेड बॉल है ना, ब्लू कलर की बॉल है, येलो कलर की बॉल है, तो 3 बॉल हो गए टोटल, और ये सारी बॉल है ना सेम साइज की हैं, ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज। अब एक लड़की है कृतिका टेक आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इट, ठीक है। अब कृतिका आती है, वो उस बैग में से एकदम से एक बॉल निकाल लेती है। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट, अब क्या प्रोबेबिलिटी, क्या पूछ रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो क्या निकालेगी। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी किसके लिए पूछी है कि वो येलो बॉल निकालेगी, क्या येलो। अब देखिए येलो बॉल तो एक ही है, तो मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम अपन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो फेवर में तो आपकी एक ही बॉल है, 3 में से एक बॉल येलो है, तो एक, और टोटल कितनी है 3 बॉल, तो 1/3 की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब रेड के लिए, रेड भी भाई ये एक, तो ये भी 1/3 हो गई, और ब्लू भी क्या है, एक ही है, तो 1/3। मान लिए यहाँ पे सवाल हो जाता है एक और कि ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, ब्लैक बॉल मतलब एक ऐसी कंडीशन पूछ लेते जो इसमें है ही नहीं मौजूद। अब ब्लैक बॉल तो है ही नहीं ना, तो उस केस में फेवरेबल आउटकम एक भी नहीं है, तो मतलब उस केस में 0 हो जाती है, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 0। तो इस तरीके के क्वेश्चन करने हैं। और एक चीज याद रखनी है, जब भी हम किसी भी एक ही इवेंट की जितनी भी प्रोबेबिलिटी उनको सम करते हैं तो हमेशा 1 आता है, ठीक है। एक ही इवेंट की प्रोबेबिलिटी, देखिए प्रोबेबिलिटी जो होती है अगर उनका सम करेंगे 1 आएगा, और इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो वो हमेशा 1 से छोटी है। देखिए रेड के लिए करी हमने तो 1/3, मतलब 1 से छोटी कंडीशन आती है, और सारी एक इवेंट की सारी प्रोबेबिलिटी को सम कर लेते हैं तो 1 आता है हमेशा। तो ये सारी कंडीशन, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। सो ये हो गई हमारी मैथ्स कंप्लीट, इतना ही, मतलब आपको पढ़ के जाना है अच्छे से, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी, और अच्छे से पढ़ के जाइएगा, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।